बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद है हरमीत सिंह। हरमीत का रुख आज मैं करूंगी। अच्छा, हाँ मैंने करना। मैं भी कहने लगा था कुछ। हाँ आप कुछ कहने लगे थे, चले आप कह लें फिर मैं कह लूंगी। आप पहले कह दो। हरमीत का हम रुख करेंगे और मैं आज हरमीत को जरा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर वो कैमरे के सामने आकर अपना जरा ड्रेस कोड वगैरह दिखा सकते हैं, बिकॉज आजकल हरमीत सोशल मीडिया पर कुछ और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और ऑन एयर हमें किसी और तरीके से दिख रहे होते हैं। तो हरमीत जरा दिखाएं ना आज का आपका हुलिया कैसा है। सत श्री अकाल, मैं पूरे ड्रेस कोड में बैठा हूँ, आप पक्की बात है, अंदाजा लगा सकती है भाई। 3 पीस सूट में आप 100% पक्की बात है भाई। सर टेलीविजन के लिए पूरे ड्रेसअप में बैठा हूँ बाजी। अच्छा, टेलीविजन के लिए ठीक हाँ, है। बट हरमीत की एक वीडियो है, उसको मैं जरा सोच रही हूँ किस तरीके से एडिट किया जाए और किस तरीके से लोग उससे जरा महसूस हो सके। सो मैं बहुत जल्द अपने सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी शेयर करूंगी और आप देखिएगा कि हरमीत ऑन एयर कैसे होते हैं और बिहाइंड द सीन्स किस तरह से होते हैं। बट एनीवेज, वक्त जाया किए बगैर हम आज का रन डाउन अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज और गुफ्तगू करेंगे। इस साल ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शरह सूद 7% पर रखने में मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं स्टेट बैंक को, और स्टेट बैंक ने एक मर्तबा फिर महंगाई की नवीद सुना दी है। मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, तफसीलन इस पर गुफ्तगू करेंगे। शो में मजीद आगे बढ़ेंगे और क्रिकेट में हम बहुत सियासत देख रहे हैं। पहले न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आकर यहाँ से मैच खेलने से इनकार किया और वापस अपने मुल्क रवाना हो गए। फिर इंग्लैंड का दौरा मनसूख हुआ और अब इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के साथ मैच ना खेल पाए। तो इस तमाम तर जो क्रिकेट की पॉलिटिक्स है, इसके पीछे है कौन? ऑब्वियसली मगरबी ब्लॉक का हाथ है, भारत का हाथ है, बट इस पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और इसके मुहर्रिकात जानेंगे कि क्यों टीम्स जो हैं पाकिस्तान में आने से कतरा रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगली स्टोरी आज की हमारे पास ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं, जब से कोविड आया है फ्रीलांसर्स और फ्रीलांसिंग जो फील्ड है उसमें हम बहुत सा इजाफा देख रहे हैं। बहुत से हमारे फ्रीलांसर्स पाकिस्तान से जो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल कंपनीज के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। सो ये एक ज़रूरत बनती जा रही है। इसमें मजीद हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, इस पर भी आज हम शो में गुफ्तगू करेंगे। फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बहुत बात की जाती है, हर थोड़े अरसे बाद एक शोशा छोड़ा जाता है कि आया इंतखाबात वक्त से पहले होंगे या नहीं। इस हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ और इससे पहले मजीद भी सामने आ रही हैं। तो क्या ये हकीकत है या अफसाना है, इस पर हमारे साथ मज़हर अब्बास मौजूद होंगे, हमें ज़रा अपने एनालिसिस से आगाह करेंगे। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। क्या इंतजामात किए गए हैं, कोविड SOPs का ख्याल किस तरह से रखा गया है, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, इस पर भी हम शो में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। डेली डोज से आज के शो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हमारे पास स्टोरी ये है कि मर्दान इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान किया और नताइज के मुताबिक 12th ग्रेड की एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1100 में से 1100 नंबर्स हासिल किए हैं। कंदील इनका नाम है, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और ऑब्वियसली जब दूर दराज के इलाके, दूर दराज के शहर जो पाकिस्तान के हैं, जब यहाँ के बच्चे जो हैं अपना टैलेंट दिखाते हैं और एकेडमिक्स में अपना मतलब लोहा मनवा रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। और दूसरी पोजीशन फरहान नसीम ने हासिल किया जिन्होंने 1100 में से 1098 नंबर्स जो हैं वो हासिल किए हैं। इसके अलावा मर्दान इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी बोर्ड के बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नुमाया पोजीशंस और बहुत ज़बरदस्त नंबर्स हासिल किए हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़रा शक में चला जाता हूँ, इसलिए कि देखो ना, इसमें सब्जेक्ट्स में साइंस तो है जिसमें आप नंबर ले सकते हैं पूरे के पूरे, लेकिन इसमें अंग्रेज़ी भी आती है, उर्दू भी आती है, इस्लामियात भी आता है, मुतालिया पाकिस्तान भी आता है। तो ये किस तरह से हो सकता है कि आप 100% नंबर ले लें? मुझे पता नहीं क्यों, मुझे थोड़ा सा शक लगता है। बिल्कुल मुझे थोड़ा सा शक लगता है। आप हैरान होंगे, जो KP में रिजल्ट आया हुआ है, यकीन माने कि सवाद में कई स्टूडेंट को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, तो मैं हैरान हूँ कि उनके जो नंबर में देख रहा हूँ, उनके जो मार्क्स आए हुए हैं मैट्रिक में, हैरानी की बात है कि इतने मार्क्स लिए कैसे। और फिर ये जो बच्ची है, अच्छी बात है, लेकिन भाई रिकॉर्ड कायम किया है। और आपकी बात दुरुस्त है कि भैया चलो साइंस और दीगर चीज़ों में हम ले सकते हैं पूरे मार्क्स, लेकिन फिर इंग्लिश की बात करें, हम उर्दू की बात करें, ऐसे मज़ामीन हैं जिनमें बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भैया ले लिए, क्या कह सकते हैं। बिल्कुल।
पता नहीं, मतलब ये है कि कैसे अब इसको ये रऊफ साहब और हरमीत ने एक सवालिया निशान इन रिजल्ट्स पे खड़ा कर दिया। सो लेट्स सी, बट एनीवेज हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। अगली स्टोरी आज की हमारे पास ये है, अक्सर पाकिस्तान के बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, यहाँ पर टूरिस्ट को नहीं आना चाहिए, ट्रेवलर्स को नहीं आना चाहिए, और पाकिस्तान फीमेल्स के लिहाज से स्पेशली एक सेफ कंट्री नहीं है। बट कनाडा की एक ब्लॉगर है, ट्रैवल व्लॉगर है, रोजी गैब्रियल इनका नाम है, गैब्रियल ये, और इन्होंने इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान के हवाले से एक वीडियो शेयर की है जिसमें इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक महफूज तरीन मुल्क है, और दूसरे जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं उनको भी कहा है कि वो भी पाकिस्तान का दौरा करें। बहुत खूबसूरत मकामात यहाँ पर हैं जिनसे ऑब्वियसली लोग जो हैं वो महजूज भी हो सकते हैं, प्लस पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। अच्छा, रोजी गैब्रियल के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले एक पाकिस्तानी ट्रैवल व्लॉगर से शादी भी की थी और उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, और अब ये पाकिस्तान मुंतकिल होने का मुस्तकिल तौर पर इरादा भी रखती हैं। बहरहाल 2019 में ये मुख्तलिफ अखबारात की जीनत बनी, हेडलाइंस बहुत इस हवाले से आई, न्यूज़ बहुत इस हवाले से पब्लिश हुई, बिकॉज ये एक ऐसी ट्रैवल व्लॉगर थी जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को ट्रैवल किया अकेले बाइक पर बैठकर, और कुछ वीडियोस भी हैं, विजुअल्स भी हैं जो हम इस वक्त पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। बहुत ही मतलब मुस्तहसन है, और ऐसे में कि ऐसे लोग जिस वक्त आते हैं, अब देखो ना कितने जज्बे जोश के साथ वो, ये इसी तरह का जो ट्विटर के ऊपर वसीम अकरम की जो बीवी हैं शरीना अकरम जी, वो उन्होंने भी अपना मतलब बयान लिखा हुआ था। उन्होंने कहा हुआ था कि हम तो बड़े प्राउड फील करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि टीमें जो है वो वापस जा रही हैं, क्रिकेट वाली न्यूजीलैंड वापस चली गई, उसको भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था। तो ये इस तरह के लोग जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे जिस तरह मेहमान नवाजी की जाती है, फिर जिस तरह उनको वार्मली वेलकम किया जाता है, मैंने कभी बाहर दुनिया में ऐसा नहीं देखा। हालांकि मेरे साथ कई जो हिंदुस्तान से लोग आते हैं और फिर जब उनसे मुलाकातें होती हैं करतारपुर दरबार साहब में, ननकाना साहब में, यकीन माने वो कहते हैं वो ये जो मोहब्बत है ये हमारे, हालांकि एक ही धरती थी, सिर्फ लकीर बीच में खींची गई, लेकिन हमारे इस तरह नहीं है जिस तरह आप लोग वेलकम करते हो। मेरे साथ कई सरदार साहबान जो थे वो लाहौर की गलियों में जब घूम रहे थे तो किसी मार्केट से उन्होंने कुछ चीज़ें उठाई तो वहाँ से उन्होंने इनकार कर दिया पैसे लेने से। ऐसे कई मौके पर जब मैं भी गया हूँ तो कई लोग ये समझ रहे थे कि भैया मैं भी कहीं हिंदुस्तान से आया हूँ या बाहर से कहीं, तो अक्सर वो खाने पीने के जो पैसे हैं वो भी नहीं लेते थे। तो ये चीजें हम बाहर दुनिया में बड़े कम देखते हैं और यहाँ पे ये चीजें बड़ी ज्यादा हैं। लोगों में जो मोहब्बत है इसमें कोई शक नहीं। हमें बदनाम करने की या मीडिया के हवाले से जिस तरह हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की हिंदुस्तानी या दीगर ममालिक की कोशिश है वह भी जारी है, लेकिन रियलिटी जो है वो सबके सामने, और उमूमन हम देखते हैं जो लोग आते हैं यहाँ से मोहब्बत लेके जाते हैं अपने साथ। बिल्कुल, और बीइंग पाकिस्तानी मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, और ऑब्वियसली हर एक कोई अच्छा महसूस होता होगा जब कोई इस तरह से दूसरे मुल्क का बंदा पाकिस्तान को सेफ मुल्क करार देता है और उस हवाले से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो अपनी वीडियोस के ज़रिए, फ़ोटोज़ के ज़रिए सोशल मीडिया पर शेयर करता है, और पाकिस्तान को ऑब्वियसली इससे एक अच्छा इम्पैक्ट ओवरऑल दुनिया पर जाता है। एनीवेज हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आते हैं, और आज की हमारे पास नेक्स्ट स्टोरी ये है कि एज़ वी ऑल नो IPL के मैचेस 14वां सीज़न, ये तमाम मैचेस जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जा रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी है, और तालिबान ने अफगानिस्तान पे कंट्रोल के बाद IPL की नशरियात जो हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। अफगान क्रिकेट बोर्ड के साबिक मैनेजर हैं इब्राहिम मोहम्मद ने इस हवाले से ट्विटर पर एक पैगाम भी शेयर किया, और उन्होंने कहा कि तालिबान ने कौमी TV पर IPL के मैचेस दिखाने पर मतलब हर तरह से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आयद करती हैं। उसकी वजह बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान का रवैया है जो अफगानिस्तान में इस तब्दीली के बाद नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने मुखालफत की तालिबान की, उनकी गवर्नमेंट की, उनके फतूहात की, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उनका मीडिया पूरे का पूरा चीख चीख के जिस तरह की बातें कर रहा है, तो ये पाबंदी लाजमी थी, मेरे ख्याल में ये होना ही होना। बिल्कुल, और अगर हम देखें तो देखें वक्त किस तरह से पलटा खाता है। हम थोड़े अरसे पहले तक की सिचुएशन देखें तो अशरफ गनी साहब बड़े क्लोज समझे जाते थे इंडिया के, बट अब तालिबान ने इक़्तिदार संभाला है तो मामलात बिल्कुल उलट हो गए हैं, और वो भी भारत के अपने ऑब्वियसली बिहेवियर की दुखती रग पे को पकड़ेंगे तो भाई तकलीफ तो होगी ना, चीखें तो निकलेंगी। बिल्कुल हमने वही किया।
बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल किया। निकलनी है भाई। हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और अगली स्टोरी हमारे पास ये है, हम मुख्तलिफ कल्चर्स में, मुख्तलिफ नेशंस में, मुख्तलिफ ममालिक में देखते हैं कि शादी के हवाले से मुख्तलिफ रसूमात जो हैं वो पाई जाती हैं। इसी तरह से इथोपिया के करीब एक ऐसा कबीला बसता है जिनके यहाँ रिवायत ये है कि ख़वातीन की अगर बात की जाए तो वो बाल लंबे कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं तब तक जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती। जब उनका शादी का माइंड बनता है, उन्होंने शादी करनी होती है, तो इस हवाले से वो क्या करते हैं कि अपने सर का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है उसके बाल जो हैं वो उतरवा दिए जाते हैं। और उनका इस हवाले से कॉन्सेप्ट ये है, वैसे माजरत के साथ अफ्रीकन हमारे जो दोस्त हैं उनके बाल होते कहाँ हैं, बहुत कम ही बाल। नहीं, वो उसकी वजह यही है ना कि वो, हाँ, लेकिन अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इनका देखो हरमीत, ये देखें इनका कॉन्सेप्ट ये है कि शायद इससे इनको बेहतरीन लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो पाया जाता है और ये मैंडेटरी है कि जिसकी भी शादी होनी है वो अपने बाल उतरवाएगा। साथ ही साथ इस कबीले को अगर हम डिस्कस करें तो कबीले के जो लोग हैं वो पिक्चर्स नहीं उतरवाते। उनका ख्याल ये है कि अगर हम पिक्चर्स उतरवाएंगे तो हमारे जिस्म में खून की कमी पैदा हो जाएगी। या पता नहीं रियलिटी से और साइंटिफिकली इसका क्या लिंक बनता है, बट इनके कॉन्सेप्ट जरा पूरी दुनिया से हट कर हैं। वो इथनोसेंट्रिज्म एक बोलते हैं कि आपकी जो एथनिक बैकग्राउंड होती है उसके मुखालिफ जो भी चीज़ होती है वो आपको बड़ी अजीबोगरीब सी लगती है। अब इस वक्त एक ग्लोबल विलेज बनी हुई है दुनिया, हम सारों के रस्म व रिवाज एक तरह से देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें कॉमन हो गई हैं। यानी हम अफ्रीका के रहने वाले लोगों को ये समझे कि वो बड़े बैकवर्ड हैं, उनकी जो रसूमात हैं उनके बारे में भी तनकीद का निशाना बनाएंगे उनको, और उसकी वजह यही है कि हम एक ख़ास किस्म के रस्म व रिवाज के आदी हैं, हम एक ख़ास तरीके से रहते हैं, तो उनको मतलब और यही हमारे जो रसूमात है वो उनको थोड़े से डिफरेंट लगते हैं बाजी। बिल्कुल ठीक आप बात करें, ऑब्वियसली हमें उनको देख के इतना ऑड फील होता है, तो वो भी हमारे जब मैं एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूँ कि जब वो हमें देखते होंगे तो कहते होंगे कि ये देखो ये कितने अजीबोगरीब लोग हैं, शादियों पे इतना पैसा खर्च कर देते हैं 60-60 हजार लाख मेकअप पे खर्च कर देते हैं, कोई 2.5-3 लाख कपड़ों पे खर्च कर देते हैं। हमारे शादियों के मामले में मतलब अगर वो आके हमारी रसूमात देखें तो वो कहें कि पागल हो गए हैं, पता नहीं इतने ज़्यादा रसूम होने लग गई हैं, मेहंदी और पता नहीं मायो और पता नहीं मतलब हर थोड़े और हर दिन का जोड़ा इवेंट इंट्रोड्यूस होता है, ब्राइडल शावर, शशके बहुत ज्यादा हो गए हैं ना, तो बेचारे ज्यादा बाल ही मुंडवा रही है ना, और तो कुछ नहीं, पैसा तो नहीं ना लग रहा। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और अगली स्टोरी आज की हमारे पास ये है कि जनाब एज वी ऑल नो पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान मादनी वसाइल से माला माल है और अब इस हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत ने फैसला किया है कि सूबे में एक मेटल पार्क का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस हवाले से एक सेमिनार का भी इनेकाद किया गया जिससे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने खिताब किया और उनका ये कहना था कि सूबे में बेशुमार मादनी वसाइल पाए जाते हैं और इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए इस मेटल पार्क को बहुत जल्द मतलब बनाया जाएगा। और जब ये बनेगा ऑब्वियसली तो इससे जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनकी तकदीर बदल जाएगी, लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे और ओवरऑल जो पाकिस्तान की मईशत है वो बहुत बेहतरी की तरफ गामजन होगी, बहुत मुस्तहकम होगी। मतलब ये एक बड़ा ही अच्छा इक़दाम है। उसकी वजह यही है कि अभी तक ये होता है, हम सुनते ही आते हैं कि बलूचिस्तान मादनी वसाइल से माला माल है, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं हो पाता। अब उससे पहले सैंदक का जो प्रोजेक्ट था वो वहीं पे रुका हुआ है, जो मुख्तलिफ तांबे और इस तरह की जो मादनियात हैं उनको निकालने का कोई मौसर तरीक़ेकार नहीं है। तो मतलब ये कि एक जैसे IT पार्क बनाए जाते हैं उस तरह से मेटल पार्क बनाए जाते हैं जहाँ रिसर्च हो, जहाँ पे लोगों को इनवाइट किया जाए, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस के इस तरह के मैदान में, मादनी मैदान में आके स्टडी करें, तो फिर उम्मीद ये है कि जो मादनियात हैं उनका पता भी चले और उनको निकालने का तरीक़ेकार भी फिर जो है वो। अब इसके लिए बड़ा अच्छा है कि मतलब कोऑपरेशन हो, बहुत से मुल्कों से की जाए, उनके साथ मिल के एक जहाँ पे ऐसे इस तरह के मामलात हैं उनको तरक्की दी जाती है। तो बहरहाल ये हम स्टडी खास तौर पे जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल मतलब रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इसके लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है मेरे ख्याल में अगर इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, महज ऐलान से कुछ नहीं होगा, पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाया जाए तो ये बहुत हद तक वाकई बेहतर हो सकता है और बड़ा ज़बरदस्त इकदाम हो सकता है। डेली डोज की आज की लास्ट स्टोरी की तरफ आते हैं और आज की हमारे पास लास्ट स्टोरी ये है कि इंडोनेशिया के एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर एक कबीला बसता है। इनके भी जो रस्म व रिवाज हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जब यहाँ के लोग मर जाते हैं तो उनको दफनाया नहीं जाता और इन लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई मर जाता है तो उसकी रूह घर में रहती है और उसके साथ आप खाना भी खा सकते हैं, उसका लिबास भी चेंज कर सकते हैं, उसको पानी भी
पिलाया जा सकता है, उसके साथ सिगरेट नोशी भी की जा सकती है, और ये लोग दफनाते नहीं हैं बल्कि एक ताबूत में इनको प्रिजर्व कर लेते हैं, और हर 3 साल के बाद इन ताबूतों को बाहर निकाला जाता है और इसमें मौजूद जो लोग होते हैं उनकी सफाई सुथराई की जाती है, उनको डिफरेंट किस्म के मतलब नए किस्म के कपड़े पहनाए जाते हैं, और इनके साथ अपना एक लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन रखा जाता है। फिर हर साल यहाँ पर एक एनुअली एक इवेंट होता है, उसमें इन ममीज को, इन लाशों को निकाला जाता है और वो इस तरीके से इस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी एक कहना ये है कि वैसे इनकी कई शादियों में मैं गया हूँ रोज़ साहब जी जी, और इनकी शादियां बड़ी कमाल की थी, मुख्तलिफ इनके जो रीत रिवाज है उससे मैंने देखा है। लेकिन एक चीज़ इनमें जो क्वालिटी इंडोनेशियन में, अगर खाना बना हो और आपने इनकार कर दिया, आपको कहा कि भाई खाना खा ले और आपने इनकार कर दिया, तो यकीन माने ये बहुत बुरा मानते हैं। और एक चीज़, अगर अच्छी डिश बनी है और आपने बोला कि भैया इन्हीं भैया सड़प, यू भैया मकान भैया सड़प, तो यकीन माने तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, वही डिश जो है आपको पूरी की पूरी खिलाएंगे। तो ये बहुत अच्छी इनमें क्वालिटीज है। और फिर इनकी जो शादी रस्म रिवाज है वो बहुत डिफरेंट और बड़े कमाल के हैं। चलें, ये तो थी ये भी जरूर थोड़े से डिफरेंट रस्म रिवाज की बात हो रही, बिल्कुल दुनिया के रंग निराले वाकई। बिल्कुल ठीक है, बात करें जी। हरमीत, अगर आपका चक्कर लगा तो ये 2 लफ्ज आप याद रखें कि यू भैया मक्खन भैया सड़प, हैं समझ नहीं आई तो फिर यकीन माने खाना सही खाओगी। पता नहीं क्या कह रहा है। हाँ, मुझे भी नहीं समझ आई, बट एनीवेज इस पे जरा अभी हम ब्रेक के बाद बात करते हैं। वक्त बहुत मुख्तसर है, अभी हमने शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद वापस आए कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और अभी हम बात करेंगे कि मालियाती पॉलिसी का ऐलान करते हुए स्टेट बैंक ने शरह सूद को 7.25% जो है वो कर दिया है। और ऑब्वियसली इसके बाद अगर हम देखें तो महंगाई का इंडिया भी मिल चुका है। ऑब्वियसली इसके बाद महंगाई का एक नया तूफ़ान है जो आने को तैयार है। अशियाए ज़रूरिया मज़ीद महंगी होंगी, और साथ ही साथ पाकिस्तानी रुपए की अगर हम देखें उसकी कदर जो है उसमें मुसलसल कमी देखने में आ रही है। पाकिस्तानी रुपए की कदर में अब तक 4.8% कमी आ चुकी है। सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस पर आज हम शो में गुफ्तगू करेंगे। माहिर मुआशियात डॉक्टर हसनैन जावेद हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। अगर हम देखें तो शरह सूद को 7.25% कर दिया गया है, इसका इम्पैक्ट आप जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात पर किस तरह से देख रहे हैं? जी, ये बात दुरुस्त है कि इस टाइम पर जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 25 बेसिस पॉइंट्स मेरे ख्याल में ऑडियो का इशू हो रहा है थोड़ा सा, तो ये ऑडियो को मिलाने की कोशिश करते हैं। हम इधर में बात करते हैं इसके ऊपर। ये 25 पॉइंट्स जो है उसमें इजाफा किया गया है। हमने जैसे बात की यहाँ पे कि जो वैल्यू है हमारे रुपए की वो कम हुई है, और इसके बारे में अभी परसों मैं देख रहा था शहबाज शरीफ साहब ने, जैसे ही इन्होंने हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ने ऐलान किया था कि शरह सूद को 7.25% पे लेके आया जा रहा है, तो उन्होंने बहुत तनकीद का निशाना बनाया था और उन्होंने ये कहा कि इससे बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। वैल्यू भी हमने देखा है। अभी डॉक्टर साहब दोबारा आ गए हमारे साथ, उनसे इसी हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि 7.25% शरह सूद करने से आप क्या समझते हैं कि मईशत के ऊपर असरात क्या पड़ेंगे? जी, इसके अंदर तो देखें, जो कोर इन्फ्लेशन थी ना आपकी, वो आपकी कंट्रोल की गई थी 6 या 6.3 के ऊपर। अब कोर इन्फ्लेशन जो है उसके अंदर 10 जो है वो 10 से बढ़ गई। अभी 7.5 या 7.3 के ऊपर जो ये वाली आपकी फूड इन्फ्लेशन है वो 10 पॉइंट समथिंग %। ऑब्वियसली इंक्रीज आटा, दालें, चीनी, इन सब प्राइसेस के ऊपर बढ़नी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी मैक्सिमम जो दालें और जो कमोडिटीज थी जिनको यहाँ से लोकल आपकी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, ये भी इंपोर्ट हो रही है। अच्छा, इसका एक अलग मैटर है और एक अलग मैकेनिज्म है, लेकिन ओवरऑल जो पूरी दुनिया के अंदर जो पेट्रोल प्राइस और उन सारी चीज़ों का इससे डायरेक्ट असर इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन ओवरऑल डेप्रिसिएशन के अंदर फर्क पड़ गया। पूरी दुनिया के अंदर करेंसी की कदर के अंदर कमी आई है। अफगान मैटर कोई छोटा मैटर नहीं है, और दूसरा जो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि बहुत डायरेक्ट मैटर नहीं बना, लेकिन ब्लैक मार्केट भी हो रही है, और डॉलर का आपका वहाँ पे स्मगल होना ये भी एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। जिसके अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि फूड ग्रुप्स के अंदर
और पेरिशेबल इन्फ्लेशन और हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी बास्केट्स के अंदर फर्क पड़ा है। तो जो कुछ में रिड्यूस तो हुआ है, यानी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस को और बाकी चीजों को रिड्यूस कर भी दें, लेकिन उसके बाद आपका जो पावर प्लांट है वो आपके अवेलेबल नहीं है। तो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये फैक्टर तो है। प्लस अगर आपको जो स्काई रॉकेट्स जो मैं आपको बता सकता हूँ वो आप ये देख लें कि एवरेज में, क्योंकि इकोनॉमिस्ट आमतौर पे गलत बयानी से काम ले भी लेते हैं कि पिछले दिनों में आप ही के प्रोग्राम के ऊपर कहीं देख रहा था कि टमाटर की प्राइस कम हो गई, बाकी चीजों की कम हो गई। ऐसे झूठ से हम गुजारा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ऑर्गेनिक प्राइसेस बढ़ रही हैं। जो टमाटर की प्राइस है 36.34 से बढ़ी है 20, और इसी तरीके से जो अंडों की प्राइस है वो 23.68% बढ़ गई। इसी तरीके से आपका जो चिकन और मीट है वो 20.47 बढ़ गया, यानी पहले जिसमें पूरी मुर्गी आया करती थी अब उसमें अंडे आ रहे हैं। मिल्क प्राइस इंक्रीज 10.64% बढ़ गई। इसकी रीजन मैं आपको अर्ज करता हूँ कि जो टोटल शॉर्टफॉल आ रहा है इसके अंदर फूड इन्फ्लेशन, यानी आप बेस लाइन को समझ लीजिए कि जो बेस लाइन थी आपकी जो ओवरऑल इसकी शॉर्टफॉल की, वो हमने इन्फ्लेशन को तकरीबन 8.4 से 7 करना था, लेकिन हमारी फूड इन्फ्लेशन 10.4 थी, यानी हम फूड डेफिसिट कंट्रीज में से हैं और हमारा सारा प्रोडक्ट इंपोर्ट पर है। और इसमें कार्टल्स भी हैं, आपकी चीनी के मामले में भी कार्टल हैं, बाकी मामले में भी कार्टल हैं, और आपकी जखीरा अंदोजी जो है वो फर्क में नहीं आ रहा है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ा स्ट्रक्चर लाने की बहुत बड़ी जरूरत होनी है, अदरवाइज ये बहुत तेजी से ये बढ़ती जाएंगी। जो रियल ग्रोथ में आपने मैट्रिक्स में अगर देखें तो उसके अंदर ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर बाकी चीजें के अंदर जो इलेक्ट्रिक है, यानी कोल हो गया, स्टील हो गया, कॉटन हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल जो ब्रेंट हो गया और VTI का हो गया। अब कोल के अंदर देखें तो 153 जो है वो टन अगेंस्ट बढ़ा है, स्टील जो है 58% पे बढ़ा है, कॉटन जो है वो 46 पे बढ़ा है, क्रूड ऑयल 70% पे बढ़ा है, इसी तरीके से दूसरा भी 73 पे बढ़ा है। तो डोमेस्टिक प्राइस जो है जी वो बढ़ रही है। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ कि हमारा जो टोटल ओवरऑल एक्सचेंज रेट है उससे इन्फ्लेशन का रिलेशन होता है। अब एक्सचेंज रेट जितना कंट्रोल होगा और आपका जो हमारा जो करंट अकाउंट खसारा है, और ये 773 बढ़ गया है, और जो कि बुरी बात है, लेकिन ये है कि दोबारा से करंट अकाउंट खसारा है, लेकिन फिक्टिशियस नंबर नहीं है। तो स्टेट बैंक की तरफ से जो ये इंडिया दिया गया है कि उन्होंने कोशिश की थी कि 6% बेस लाइन को रखें, लेकिन 6% बेस लाइन रखकर बाकी चीजों पे असर आ रहा था। वो उससे ये फर्क पड़ रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी, कोल और बाकी प्राइसेस बढ़ जानी थी। उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पेरिशेबल प्रोडक्ट को बढ़ा दिया। अच्छा, एक और बात है जो कि मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंशाल्लाह इसके ऊपर मैंने ब्रीफिंग के लिए कहा भी है और मैं उसको भेज भी रहा हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, यानी आपके जो GST के ऊपर एडवांस टैक्सेस का जो अगर इजाफा लगा दिया गया, यानी अगर आपका बिल आया तकरीबन 1,20,000 बिजली का, तो उसके ऊपर 25,000 या 30,000 एडवांस टैक्स लगा दिए बगैर बताए, तो ये कोई सेंसिबल मूव नहीं होगी। अगर आप समझते हैं कि फला इतने केडर के लोग जो हैं 2 लाख 3 लाख के बिल पे कर रहे हैं, तो उनसे अगर आप 60 लाख एडवांस टैक्स लगा दें, जो कि रीजनेबल अप्रोच नहीं हो सकती। आना है, लेकिन कदर की जो कमी हो रही है उसके आपको मैंने असबाब बहुत सारे बताए, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा बैलेंस ये भी है, इसमें कोशिश की जा रही है, और ये मैं अभी शौकत तरीन साहब से भी मेरी बात हुई, उसमें ये कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पे ये थोड़ा सा जो फ्लक्चुएशन आया है इसको ब्रेक करेंगे, और इसको ब्रेक करके थोड़ी देर इसको जो अपने ऑर्गेनिक मॉडल पे ले जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली फौरी तौर पे कोशिश की जा रही है कि इन कमोडिटीज की प्राइस को नीचे लेके जाया करें। ठीक है सर, साथ ही मौजूद रहिएगा। हरमीत आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी हरमीत। जी सर, एक
जी सर, एक तो सर एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं, जिस तरह आपने कहा कि हमने अपने प्रोग्राम में कहा था, हमने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि टमाटर की प्राइस बढ़ी, अंडा जो है उसकी अगर हम देखें तो उसकी प्राइस में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। इस तरह आटे का भी मैंने जिक्र किया था। सर मैं आपने जिस तरह बात की कि हमारे यहाँ जो पैदावार है, खासकर इस बार जब गंदम हुई, गन्ना हुआ, तो हुकूमत की जानिब से एक दावा किया गया कि बेपनाह जो है ये पैदावार हुई है, तो उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आटे की प्राइस बढ़ रही है। फिर चीनी जो है वो 110 तक चली गई है। तो अभी एक और खबर भी आई है कि 12 रुपए मजीद इजाफा होगा। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि कितना ये जो चीजें हैं अशय खुदनोश है उसमें और मजीद कितना इजाफा हो सकता है फ्यूचर में? अच्छा, जिस तरह मैंने आपको 3-4 चीजों की बताई कि मैंने परसेंटेज बता दी, यानी 20.30 एक जगह 36 के हिसाब से, लेकिन अगर सिर्फ टमाटर को अगर देखें तो 36.7 के हिसाब से बढ़ रहा है। अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त है कि प्राइस बढ़ रही है और ये शरह सूद के अंदर क्योंकि वजह उसकी आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने बैलेंस करने के लिए शरह सूद को कम किया था, जो बेसिस थी 6% पे की, लेकिन फूड इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा मसला है। और आप ये समझे कि मैंने आपको कहा कि दालें भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं। अच्छा, चीनी के कार्टल्स के ऊपर आप उन 400 खानदानों को पकड़ना पड़ेगा, और ये वही लोग हैं जो CPC जो कंपेटिटिव प्राइस इंडेक्स को चेंज करते हैं। अब वो कंपेटिटिव प्राइस इंडेक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल नहीं आती, गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन लेती है तो वो रोते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है वो कौन कौन से खानदान इन्वॉल्व हैं जो कि चीनी की कार्टल करते हैं, और फिर उसके बाद ये तमाम जो है जागीरदारान हैं जो कि आपकी प्राइस को खराब कर रहे हैं। इसके अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को भी वो लैप्स आउट कर देते हैं। तो ये जो आरती आपका है वो जो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन जावेद साहब मौजूद थे, और यही इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद महंगाई बढ़ सकती है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, करतारपुर में सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का जो सिलसिला था वो 20 सितंबर से इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका हुआ है। और अगर हम देखें तो इस साल बहुत से इंतज़ामात हुकूमत की जानिब से किए गए हैं। एक तो सिक्योरिटी को लेकर, दूसरा कोविड है, तो किस तरह से SOPs को यहाँ पर मेक श्योर किया जाए, इस हवाले से भी बहुत से इंतज़ामात किए गए हैं। और इस साल तकरीबन 2000 से ज़ायद जो मुल्की और गैर मुल्की सिख कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं वो इन तकरीबात का हिस्सा होंगे। सूरत हाल क्या है, क्या क्या इंतज़ामात किए गए हैं, इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन दानिश। थैंक यू सो मच मोहसिन। इस वक्त बताइएगा कि 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ तो हो चुका है, इस वक्त सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं, सिक्योरिटी को लेकर, कोविड को लेकर क्या क्या इंतज़ामात जो हैं वो हुकूमत की जानिब से किए गए हैं? मोहसिन को आवाज़ में ख्याल में अभी नहीं आ रही, तो थोड़ी देर में आवाज़ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हिंदुस्तान के बारे में आ रहा है कि उन्होंने वहाँ से यात्रियों को आने से रोक दिया है, और जिन्होंने शिरकत करनी थी इन तकरीबात में बाद में शिरकत नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़े अफसोस की बात है। फिर एक मौका था जहाँ पे हम अपने सिख भाइयों को खुश कर सकते थे, ख़ासतौर पे वो देखो ना, बाबा गुरु नानक उनके लिए कितनी बड़ी मुतबरक हस्ती है, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसका जितना भी जिक्र किया जाए कम है। एक बुजुर्ग हस्ती है उनके लिए, उससे भी ज़्यादा बल्कि बरतर है। तो मतलब यह है कि वो उन्हीं के लिए उनको आने नहीं दे रहे। और यहाँ पे अगर हम देखें कि ये इस दफ़ा का मसला नहीं है, भारत हमेशा से कोई ना कोई रखना डालने की कोशिश करता है। पाकिस्तान सिख कम्युनिटी के लिए जहाँ तक मुमकिन हो सके ये होता है कि ईज़ प्रोवाइड की जाए, जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर को का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया और उस हवाले से इक़दाम किए गए। लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि सिख भाइयों को यहाँ तक पहुँचने में गो कि पाकिस्तान बहुत सी रियायत देता है, लेकिन मसाइल जो हैं वो भारत की तरफ से खड़े किए जाते हैं। बट एनीवेज़, पाकिस्तान की तरफ से तो इंतज़ाम पूरे हैं। मेरे ख्याल में हरमीत से भी थोड़ा सा कॉमेंट ले लें, उनको ज़रा बेहतर इंफॉर्मेशन होगी इस हवाले से। हरमीत, बताइएगा इस हवाले से तकरीबात का तो ऑब्वियसली आपको भी अंदाजा होगा, सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो चुका है, इंतजामात के हवाले से बताइएगा। फिर भारत की जानिब से जो अगर हम बात करें
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत से मसाइल इस वक्त खड़े किए जा रहे हैं। क्रिकेट में बहुत सी सियासत हम देख रहे हैं। पहले अगर हम न्यूजीलैंड के दौरे को देखें तो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई, लेकिन मैच के आगाज से चंद मिनट पहले ही सिक्योरिटी खदशात की बात की गई, बहाना किया गया और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम अपने वतन वापस रवाना हो गई। कोई क्लियर लॉजिक इस हवाले से सामने नहीं आई। उसके बाद हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम ने अपना दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया और अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। इसके पीछे ऑब्वियसली बहुत से मुहर्रिकात हैं। हमारे वफाकी वुज़रा, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात इस हवाले से बयान भी दे रहे हैं और उनका यह कहना है कि जिस तरह से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, अमेरिका को अपने फौजी अड्डे नहीं दिए, इसका हमें कुछ तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा, कोई तो कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी। लेकिन अब हम किसी टीम के पीछे नहीं जाएंगे। जो टीम्स हमारे साथ खेलना चाहती हैं हम उनको वेलकम करेंगे, बट हम खुद किसी के पीछे नहीं जाएंगे। बट एनीवेज, मुहर्रिकात क्या है इस पर आज हम तफसीलन शो में गुफ्तगू करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू द शो। सर फरमाइएगा, जो बार बार इस वक्त क्रिकेट जो है वो मसाइल से दो चार है और हम बहुत सी सियासत भी देख रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत से मसाइल हैं। सर, मुहर्रिकात आपको क्या लग रहे हैं? जरा मुहर्रिकात पर तफसीलन आप रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया रोमा, आपको भी और अब्दुल रऊफ साहब को भी और हरमीत को भी सुबह बखैर। अब तो 11 बज चुके हैं, लेकिन वाकई में लगता ये है कि सियासत हो रही है और इस सियासत की वजह से जिस तरह रमीज ने एक स्टेटमेंट दिया कि मगरबी ममालिक इकट्ठे हो गए। आप देखेंगे न्यूजीलैंड ने दौरा मंसूख किया, एक्सपेक्टेड था इंग्लैंड की टीम नहीं आएगी और इंग्लैंड टीम ने सिक्योरिटी रीजंस पर दौरा मंसूख नहीं किया। वो कहते हैं कि हमारी खिलाड़ी जो है वो जहनी और जिस्मानी तौर पर उनको फटीग हो जाएगी, मुश्किलात का शिकार होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, जिसका हमने साथ दिया और जब हम मुश्किल हालात में गुज़िश्ता बरस भी गए, इस बरस भी गए, उसका उन्होंने कोई पास नहीं रखा। अगर आप अंदाजा लगाएं, इंग्लिश प्लेयर्स को डॉलर्स की चमक तो पाकिस्तान खींच कर ले आती है। अगर आप गुज़िश्ता 3 साल में पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने वाले इंग्लिश क्रिकेटर्स पर नजर डालें तो 2019 में 15 इंग्लिश क्रिकेटर्स आए, 2020 में 14 आए और 2021 में 12 आए। तो उस वक्त तो उन्हें कोई एतराज नहीं होता। मेरे ख्याल में आपने जो शुरू में रोमा कहा कि सियासी इसके मुहर्रिकात हो सकते हैं, डेफिनेटली इसके यकीनन सियासी मुहर्रिकात होंगे। अब्दुल रऊफ साहब तो सियासत पे गहरी निगाह रखते हैं, वो बताएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब ऑस्ट्रेलिया, जिसने 1998 के बाद पाकिस्तान आना था, उसकी आमद का भी इम्कान बहुत कम है। आप अंदाजा लगा लें कि 24 बरस तकरीबन हो गए, 23 बरस ऑस्ट्रेलिया नहीं आई है पाकिस्तान। तो ये सारे ममालिक मिलकर पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं और हमारे लिए, आपने बिल्कुल शुरू में सही कहा, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। मैं साहब ये फरमाइए कि ये मुमकिन हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान को कहे कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाए, दुबई यूएई का वो इसके बारे में ऑप्शन दें या पाकिस्तान मतलब ऑप्शन दे, तो उसके लिए पाकिस्तान तैयार होगा बजाय इसके कि बिल्कुल ही मनसूख हो जाए, उसकी बजाय कुछ उस सूरत हाल पे चला जाए? देखिए अब्दुल रऊफ साहब, वाज़ेह स्टैंड लिया है रमीज राजा ने कि जो है वो हम न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेंगे। 3 मार्च 2009 को जब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ तो हम 6 बरस तक, बल्कि उससे ज्यादा अरसे तक, क्योंकि 6 बरस के बाद मुझे याद है मई 2015 में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई और 6 बरस तक हमारे क्रिकेट मैदान वीरान रहे। फिर उसके बाद 2017 से सरगर्मियां बहाल होना शुरू हुई। PSL का फाइनल, वर्ल्ड 11 की आमद, वेस्ट इंडीज आया, बांग्लादेश आया, उसके अलावा जिम्बाब्वे की टीम आई, साउथ अफ्रीका की टीम आई। तो इन टीमों की आमद से पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट बहाल हुई। लेकिन रमीज आजा कैटेगोरिकली कह चुके कि हम जो है अब न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान कोई ऑर्डिनरी टीम नहीं है अब्दुल रऊफ साहब कि जो चाहे जब चाहे पाकिस्तान को इस्तेमाल करे, जैसे न्यूजीलैंड ने हमें इस्तेमाल किया ना। हम न्यूजीलैंड के दौरे पर गुज़िश्ता बरस गए जहां पर हमारे खिलाड़ी किस ज़हनी अजियत से दो चार रहे, 14-14 दिन क्वारंटीन में रहे, उसके अलावा होटल के कमरों तक महदूद थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल ने धमकी दे दी थी कि अब अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आया कोविड का तो हम दौरा कैंसिल कर देंगे, पाकिस्तान को वापस भेज देंगे।
तो आप इतने मुश्किल हालात में, आपकी टीम क्राउड पुलर है, आपकी टीम तमाशाइयों को अट्रैक्ट करती है, टेलीविजन राइट्स के हवाले से हमारी टीम जो है वो लोगों को और स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करती है। तो मेरे ख्याल में बात सही है, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना मुनासिब नहीं होगा। माइकल वॉन ने तजवीज दी थी, इंग्लैंड के साबिक कप्तान, क्योंकि इंग्लिश टीम को अब्दुल रऊफ साहब 4 दिन के लिए पाकिस्तान आना था। 13 और 14 को 2 मैच थे, 12 को आना था, 15 को रवाना हो जाना था। लेकिन माइकल वॉन ने तजवीज दी कि न्यूट्रल वेन्यू दुबई में करा ले, जिसको पाकिस्तान ने रद्द कर दिया। मैं समझता हूँ ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इनकार भी करें और फिर खेलने के चक्कर में आप अपने आप को जो है वो इस तरह से पेश करें मजलूम बनाकर कि हम तो आपको ऑफर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए न्यूट्रल वेन्यू पे। ठीक है जी हरमीत। अच्छा मिर्जा साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब डॉलर की चमक दमक होती तो ये भाग के चले आते हैं, और जब अफगानिस्तान से भागना था तब पाकिस्तान की सरजमीन सेफ थी। ये जहाँ पे मेरा ऑफिस है तो उसके पास जो होटल है वहाँ पे ये गोरे जो थे यहाँ पे उन्होंने स्टे किया था, तब पाकिस्तान ठीक था। अब बात सर, आप बहुत वसी तजुर्बा रखते हैं क्रिकेट पे, आपकी नजरें होती हैं और आप देखते हैं, बहुत अरसे से आप इस चीज को देख रहे हैं। अब ये जो हालात हैं, जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, हिंदुस्तान मगरब के साथ शामिल होकर पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉबी कर रहा है, तो ये क्रिकेट को आप किस तरफ लेके ये जाया जा रहा है, किस तरह देख रहे हैं, कितना नुकसान होगा पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट को? देखिए हरमीत, आइसोलेशन की तरफ ये लोग लेकर जा रहे हैं, और पाकिस्तान के चेयरमैन ने कहा है कि हम एक एशियन ब्लॉक बनाने पे कंसंट्रेट करेंगे। अगर पाकिस्तान इस सूरत हाल में एशियन ब्लॉक बनाता है तो पाकिस्तान के साथ श्रीलंका तो है, उसके अलावा बांग्लादेश को पाकिस्तान कन्विंस कर सकता है। अफगानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत आई है, सूरत हाल तब्दील हुई है, उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बदले, चीफ एग्जीक्यूटिव बदले, तो अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान कन्विंस कर सकता है। वरना काफी अरसे माजी में अफगानिस्तान जो है वो भारत के जेर असर रहा है, और भारत ने उसको अपना ग्राउंड भी दिया। जो पहला टेस्ट मैच अफगानिस्तान खेला वो भारतीय सरजमीन पर भारत के खिलाफ खेला। तो ये 4 मुमालिक अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश एक हो जाते हैं तो हम एक एशियन ब्लॉक फॉर्म कर लेते हैं। भारत हमें पता है कि नहीं आएगा, लेकिन वो पसे पर्दा है, पर्दे के पीछे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे इनको तवज्जो देनी चाहिए ताकि आप अपनी बात तो मनवा सकें, और मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं कि आप एशियन ब्लॉक बनाएं। ठीक है सर, जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद भी माजी में कप्तान भी रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर भी रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्रिकेट में कोई बेहतरी नहीं आई। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस तरह से अभी इस मामले पर रमीज राजा साहब की तरफ से स्टैंड लिया है वो कमेंडेबल है, बट सर हमारा हक तो बनता है ना कि हम किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाएं। अगर हम अमेरिका को फौजी अड्डों की अगर बात है तो वो नहीं प्रोवाइड करे, तो अगर हमने एक उस पर स्टैंड लिया दबंग अंदाज में, तो हमें यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म्स क्या हो सकते हैं? ICC हो सकता है, और क्या क्या ऑप्शंस निकल सकते हैं सर? हेलो जी, आपकी आवाज आई मुझे। मैं ये कह रहा हूँ रोमा कि आप जो कह रही है ना कि रिकॉर्ड करना चाहिए, एहतजाज हमें यकीनन करना चाहिए। आप सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट को नहीं ले, आप देखिए अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, जिस तरह से अमरीकी और भारतीय और नेटो के फोर्सेस के फौजी गए, और फिर जो अभी अर्जेंटाइन से पाकिस्तान ने मुआहदा किया JF तैयारों का, तो ये सारे इस तनाजुर में अगर आप देखें तो कोई एक पॉलिटिकल सिनारियो भी बनता है। आप खाली क्रिकेट को ना देखें, पॉलिटिकल सिनारियो बनता है। और मेरे ख्याल में आज शाह महमूद कुरैशी जो अमेरिका के दौरे पर है, आज उन्होंने कहा कि हमने तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को ये तक पेशकश कर दी थी कि हम आपको इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल से जो है वो बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम लेकर जाते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आप अंदाजा लगाएं कि इतनी सख्त सिक्योरिटी, 4000 पुलिस एहलकार तैनात थे इस मैच वाले दिन, 350 ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात थे, 50 पिकेट्स बनी हुई थी। उसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान के जो SSG जिनका शुमार दुनिया के बेहतरीन कमांडोज में होता है, वो सब उनकी हिफाजत पर मामूर थे। उसके बावजूद उनका चले जाना, इससे तो एक साजिश की बू आती है ना। आप देखें कि कितनी लान तान हो रही है, कितनी मलामत की जा रही है। न्यूजीलैंड को पहले की जा रही थी, अब इंग्लैंड भी आ गया है। माइकल एथरटन जो उनके साबिक कप्तान है, जो कैम्ब्रिज से पढ़े, उन्होंने कल एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा ये क्या मजाक है। फिर पीटर ओबोन एक सहाफी है, उन्होंने उड़ाया इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को। जॉर्ज डोबल, उन्होंने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज किया, उनकी विमेन क्रिकेटर्स ने क्रिटिसाइज किया। तो सब लोग तो तनकीद का हदफ बना रहे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें स्टैंड लेना चाहिए
और हमें आइसोलेट करने की इस कोशिश को नाकाम बनाना चाहिए। अच्छा मेरे साहब ये फरमाइए, मतलब इस कोशिश को तो इंशाल्लाह ताला हम नाकाम बना लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे जो इंटरनली हमें क्या करने की ज़रूरत है? एक तो ये हो गया कि T20 सीरीज़ एक है, इसका इनकाद होगा, प्लेयर फिट भी रहे, मैच प्रैक्टिस भी होती रहे, चूँकि वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप के लिए तैयारी भी ज़रूरी है। तो ये सही इकदाम है कि इस वक्त फौरी तौर पे ये T20 जो है इसका टूर्नामेंट का हो जाए इनकाद, उसके अलावा और क्या किया जाए? अब्दुल रऊफ साहब, हमारे लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हमारी जो वर्ल्ड कप T20 की जो तैयारियां हैं उनको शदीद धचका लगा। एक तो हम जब वेस्ट इंडीज गए 5 T20 थे, उनमें से सिर्फ एक ही हो सका, 4 वॉश आउट हो गए। फिर हमें 5 न्यूजीलैंड के खिलाफ, 2 इंग्लैंड के खिलाफ खेलने थे। तो अब अगर फर्ज कीजिए ये भी जो है वो नहीं होते, ये T20 भी, तो लाजिम बात है कि पाकिस्तान की तैयारियों को जबरदस्त किस्म का धचका लगा है। और अब जो T20 कल से शुरू हो रहा है, इस्लाम जानबूझकर इन्होंने रावलपिंडी में शुरू करा रहे हैं, पहले ये मुल्तान में था, ताकि ये मैसेज जाए कि अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ खतरा था कोई, तो यहाँ मैचेस होंगे, फिर लाहौर में होंगे। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि हमारी तैयारियां किस तरीके से हो। मेरे जराए मुझे बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम को कम से कम 5 नहीं तो 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के लिए ले आए, लेकिन उनका स्केड्यूल बड़ा टाइट है। वो वर्ल्ड कप T20 के क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे हैं, तो जिसकी वजह से मसाइल तो पैदा होंगे। अगर नहीं हुए तो आप यही T20 खेलेंगे, आपके टॉप के प्लेयर्स खेलेंगे। आपको पता है अब्दुल रऊफ साहब, PSL फ्रेंचाइजेस, 3 फ्रेंचाइजेस, लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पेशकश की कि हम गैर मुल्की प्लेयर्स को लाते हैं, हम मैचेस कराते हैं। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब बिल्कुल हम एक जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल कॉर्नर में चले गए इन हालात के बाद, और अब हमें परफॉर्म करना होगा। 24 अक्टूबर को हमारा पहला मैच रिवायती हरीफ भारत से है T20 वर्ल्ड कप में। 26 अक्टूबर को हम न्यूजीलैंड से खेलेंगे, 29 अक्टूबर को अफगानिस्तान से खेलेंगे। तीनों मैचेस बड़े टफ है, तो अब हम अपने मैदानों पर ही तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अभी इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई आसरा नहीं है। अल्लाह करे कि श्रीलंका से सीरीज अगर प्लान हो गई तो नथिंग बेटर देन दैट। ठीक जी हरमीत। अच्छा मिर्जा साहब, अगर हम देखें, रवीज राजा साहब भी कह चुके हैं, हम जिस तरह मगरब की दुनिया मुंह मोड़ चुकी है, इंग्लैंड और अब ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र कर दिया कि वो भी ऐसा कोई ना कोई बहाना बना सकते हैं। तो सर, जिस तरह रवीज राजा साहब कह चुके हैं कि अपनी परफॉर्मेंस से हमने पूरी दुनिया को अपनी तरफ रागिब करना होगा, तो अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी जो है इस वक्त खिलाड़ियों के कंधों पर आन पड़ी है, और क्या कैसे देखते हैं इन तमाम तर चीजों को सर आप? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज खबर आई है कि आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान से मिलेगी इस्लामाबाद में, उनको एनकरेज किया जाएगा। लेकिन अब टीम का जो इंतखाब हुआ उस पर बहुत सारे सवालात उठे। 6 सितंबर को टीम का इंतखाब हुआ, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में हम इस टीम को अगर बैक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब की टीम में दमखम इतना ज्यादा, अगर हकीकत की निगाह से देखें, ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर इतना ज्यादा दमखम नजर नहीं आता। लेकिन हमेशा पाकिस्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल रही है, बड़े बड़े अपसेट करती रही है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में था, 4 जून को पाकिस्तान हारा भारत से पहला मैच, और फिर पाकिस्तान ने ऐसा टेक ऑफ किया कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा और 18 जून 2017 को भारत को हरा दिया। तो पाकिस्तानी टीम में पोटेंशियल है, अनप्रिडिक्टेबल टीम है। अब हमारे खिलाड़ियों को अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाना होगा। इस टीम पर हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ये टीम अच्छी टीम तो है, लेकिन इसमें तजुर्बे की कमी है, इसमें मिडिल ऑर्डर में फ्लॉ नजर आ रहा है। कैसे इस पर काबू पाया जाता है, ये सब देखना होगा टीम मैनेजमेंट को। ठीक है सर, यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, ये तो आपने बता दिया कि परफॉर्मेंस के जरिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दुनिया को जवाब देना है। हम देख रहे हैं कि मगरबी ब्लॉक, जिसका हम बार बार गाहे बगाहे जिक्र भी कर रहे हैं, जिसके प्रेशर की वजह से मुख्तलिफ टीमें अभी पाकिस्तान के साथ खेलने से कतरा रही हैं। एशियन ब्लॉक का आप जिक्र कर रहे थे, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसके साथ साथ अफगानिस्तान, अगर ये पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, ऑब्वियसली भारत तो नहीं आएगा। सर, ये जो ब्लॉक बनेगा एशियन ब्लॉक, क्या ये टफ टाइम दे सकता है मगरबी ब्लॉक को? मतलब ये किस कदर सूदमंद साबित हो सकता है अगर बन जाता है? बिल्कुल ये टफ टाइम दे सकता है। आप देखिए, श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता है, पाकिस्तान 25 मार्च 1992 को 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीता, और उसकी कामयाबी की वजह से आज इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम इतने पॉपुलर हुए। उसके बाद 21 जून 2009 को पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता, इंग्लैंड में श्रीलंका को फाइनल में हराया।
फिर 18 जून 2017 को रिवायती हरीफ भारत को हराकर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। तो टीम में पोटेंशियल है, पाकिस्तान की टीम की भी वैल्यू है, श्रीलंकन टीम की भी वैल्यू है, और अफगानिस्तान जिस तरह से इमर्ज कर रहा है, पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स गए अफगानिस्तान में, उन्होंने कोचिंग की, चाहे वो इंजमामुल हक हो, राशिद लतीफ हो, तो अफगानिस्तान की टीम T20 की भी बहुत अच्छी टीम है। फिर उसके बाद आप आ जाए बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को अपने होम ग्राउंड पर हराया, न्यूजीलैंड को हराया, वो भी इमर्जिंग फोर्स है। तो अगर आप 4 टीमें ये इकट्ठी हो जाती है रोमा, तो मैं समझता हूं कि आपकी आवाज बुलंद होगी कि आप आईसीसी को अगर उसकी टर्म्स डिक्टेट कराने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त आईसीसी के जो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, उनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, उनको भारत ने चेयरमैन बनवाया है, और उससे पहले भारत के शशांक मनोहर चेयरमैन थे। तो अगर ये ब्लॉक एशियन ब्लॉक एक मजबूत ब्लॉक बनता है, बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं कि अगर कर सकते हैं। एशियन ब्लॉक बन जाता है तो ऑब्वियसली इससे बेनिफिट जो होगा पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान अपना मौकिफ जो है वो दुनिया के सामने, आईसीसी के सामने बेहतर अंदाज में रख सकेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हाल ही में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपनी 3 साला कारकर्दगी को लेकर इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, और इस तकरीब में पार्टी की तमाम छोटी बड़ी क़यादत ने शिरकत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की जितनी भी 3 साला कारकर्दगी है वो अवाम के सामने रखी, और इस हवाले से दावे भी बहुत किए गए कि मईशत की जो सिमत है वो अब दुरुस्त है, और बहुत सी बातें भी की गई जिन पर बहुत सी बहस हो सकती है कि आया जो दावे इस तकरीब में किए गए हैं वो हकीकत के कितने करीब हैं, कितने नहीं हैं। सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें इस वक्त शो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब। मजहर साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू द शो। सर, फरमाइएगा, जिस तरह से अपनी कारकर्दगी का तहरीक इंसाफ ने जिक्र किया इस तकरीब में, इस कारकर्दगी को देखें, जो मस्बत मौशी तासुर दिया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को अगर मद्देनजर रखें तो आपको लगता है इमरान खान साहब कबल अज वक्त इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि जब से ये तकरीब हुई है उसके बाद इस्लामाबाद के बहुत से हलके हैं जहां पर कबल अज वक्त इंतखाबात की जो बाज़गश्त है वो सुनाई दे रही है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कबल अज वक्त इंतखाबात की तरफ इमरान खान जा रहे हैं, ना उनका ये जहन है इस वक्त कि वो कबल अज वक्त इंतखाबात कराएं, और उसकी कई वजूहत हैं कि वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि पिछले 3 साल में बाकी मईशत की सिम दुरुस्त है नहीं दुरुस्त है, उस पर तो माहिर माशियात ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो रिफॉर्म्स उनका एजेंडा था वो रिफॉर्म्स एजेंडे में कुछ भी नहीं हो पाया, कोई भी बुनियादी रिफॉर्म्स नहीं हो पाई, और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें वो नैप के चेयरमैन का इशू फंसा हुआ है, उसमें चेयरमैन इलेक्शन कमीशन